Sir, according to the Constitution, it is incumbent upon His Excellency President of India to inform the causes of the summons to the Parliament. And in pursuance of that constitutional provision, His Excellency President of India, Her Excellency President of India, had addressed the joint session of Parliament, and that is why today motion of thanks on presidential address is being taking place over here. Sir, as we know that the presidential address is drafted by the government, so it is not the president, but government is responsible for the contents of the address. With all reverence at my command, I must pay my respect to the President of India, but I beg to differ with the tone and tenor enshrined in the presidential address. Sir, this is the 15th President of India, and India is witness to 3 more acting president. कभी प्रेसिडेंट की जब अभिभाषण होते हैं सदन में, तो कभी हमें उनकी जात या पात या धर्म के बारे में कभी सुना नहीं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारे हिंदुस्तान में ये ढिढोरा पीटा जा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी ने एक आदिवासी को प्रेसिडेंट बना दिया, इसको एक चुनावी मुद्दा बना दिया, एक चुनावी मुद्दा बना दिया। मेरा कहने का मतलब थोड़ा सोचिए, ये क्या चुनावी, ये क्या सियासी फसल उगाने के लिए? नहीं। सर, मुझे ताज्जुब लगता है कि हमारे देश में 15 ऐसे प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो कभी उनकी जात पात धर्म के बारे में कभी जिक्र नहीं करते, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम आदिवासी को बना दिया, जैसे लगता है कि अब दान कर दिया, जैसे लगता है कि अब दान कर दिया किसी को, आप लगता है कि अब दानी है। हिंदुस्तान में अगर किसी का 35 साल उम्र होते हैं और वो लोकसभा में चुनाव लड़ने की काबिल होते हैं, तो उनको प्रेसिडेंट होने की सारे नहीं, आप लोग करते हैं। तो 35 साल और लोकसभा में चुनाव लड़ने की काबिलियत, इस पे वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। सर, इसीलिए नहीं, कभी मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ओबीसी दादा नहीं कहते, हम तो कहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ऐसे कहिए ना, हम तो कभी हिंदुस्तान में शेड्यूल कास्ट प्रधानमंत्री बने, तो हम तो कभी हिंदुस्तान में मुसलमान प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बने, तो हम तो कभी जिक्र नहीं करते। लेकिन ये क्या होता है, आदिवासी, ये दया नहीं, ये हमारे महामहिम की काबिलियत पर आप शक जता रहे हैं। उनकी काबिलियत पर भरोसा करो, दान करने की कोई जरूरत नहीं है। ये होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सही मायनों में मर्यादा को पालन करना। यही मेरा 350। हाँ, बोलिए सर। ये 352(6) कहता है, यूज द प्रेसिडेंट्स नेम फॉर द पर्पज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द डिबेट। ये राष्ट्रपति के बारे में जो है इन्फ्लुएंस कर रहे डिबेट को सर। आदिवासी कह के, उनके बारे में डेरोगेटरी शब्द कह के ये उसका नाम नहीं ले सकते सर। 352(6) सर, इसको एक्सपेंड करिए सर। अभिभाषण पे कल से राहुल जी की भाषण होने के बाद सारे माहौल एक नया दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये लगता है कि
राहुल जी वर्सेस बीजेपी की जंग छिड़ गई है। तो मैं ये समझूं कि ये राष्ट्रपति अभिभाषण नहीं, ये राहुल जी वर्सेस बीजेपी हो रहे हैं। हर व्यक्ति ने, अरे प्रधानमंत्री जी के आने का पहले बहुत सारे ये लेफ्टिनेंट जनरल, सारे ब्रिगेडियर जनरल को यहाँ तैनात किया गया सिर्फ राहुल जी को ठोकने के लिए। इससे ये पता चलता कि राहुल जी हैज टेकन द राइट कोड ऑफ द बीजेपी पार्टी इनएफिशिएंसी। ये कि हेलमेट इज प्लेइंग विदाउट द प्रिंट्स ऑफ डेनमार्क, तो a event without protagonist is being played upon here also. Here it is mentioned in the presidential address that 2047 we have to build a nation which not only embrace its glorious past but also encompasses every golden aspect of modernity. अच्छा सर, हमारी देश में अगर नेशन बनाना है, आधुनिकरण करना है, तो जवाहरलाल नेहरू की जिक्र के बिना ये हो सकता? बताइए। हमारे देश में 1947 से आजादी के बाद ये नया हिंदुस्तान बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो आज भी चल रहे हैं, वो अगले दिन भी चलेगी। हिंदुस्तान की अगर आधुनिक हिंदुस्तान बनाने की जो नींव जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे। अगर ये आपको यकीन ना करे तो अलग बात आई। हम जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव जी की बात आपको ओंठों पे नहीं आते। जब उनकी बात आते आपको ओंठों में फफोला पैदा हो जाते हैं, छलाप पैदा हो जाते हैं। लेकिन असलियत तो ये है मैं पढ़ के सुनाता हूं 1947 की जवाहरलाल नेहरू जी की एक कोटेशन। आई कोट, long years ago we made a tryst with destiny. Now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measures, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of the nation long suppressed. All right, that is the latest that we're getting you. In terms of from the parliament. In fact, earlier we did see Law Minister Kiren Rijiju answer the opposition on several aspects. We're of course going to get to that in a bit, and we also heard, of course, Adir Ranjan talking about several aspects of the president as well. We're going to get you the latest on all the developments that happen in the parliament, but let's shift our focus to other breaking news that we're tracking at this hour.